हाँ जी, तो कैसे हैं सब बच्चा लोग। और जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम आ गए हैं अगले चैप्टर के साथ, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन आप हर साल इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, छोटा सा चैप्टर है, अगर आपने पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर आपके। और एक एक नंबर करके, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो एक एक नंबर करके अगर आप क्वालिफिकेशन वाली कैटेगरी में भी आते हैं तो वो आपका सिक्योर हो जाएगा। और अगर आपको मतलब वो 360 वाला परफेक्ट स्कोर चाहिए तो आपको कोई चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। तो ये वन ऑफ दो चैप्टर है जो इजीली पढ़ के नंबर दिलाता है। ये चैप्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोब हो गया। 2 क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं, बायोटेक से तो और ज्यादा आ रहे हैं, और इतने छोटे, इतने प्यारे, इतने इजी चैप्टर है। तो वैसा ही एक चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अगर इनके सारे टॉपिक्स की मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है बर्थ कंट्रोल से, जिसमें वो सारे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बता रखे हैं। उसमें भी मैं आपको बताऊं, एनटीए को आईयूडीज बहुत पसंद है, उसकी कैटेगरी से वो खूब क्वेश्चन पूछता है, तो आईयूडीज बहुत पसंद हो गए। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा एसटीडी से, और तीसरी प्रायोरिटी होती है इनफर्टिलिटी। अब आप बोलोगे कि मैम यही तो पूरा चैप्टर है, आपने तो पूरा चैप्टर ही लिख दिया। तो हाँ बेटा, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इनिशियल डेटा पे उतना क्वेश्चन आएगा नहीं। एमटीपी से आते हैं क्वेश्चन, पर वो एक पैराग्राफ में सिमट जाता है। और अगर आप चिंटू नोट से करो तो आधे घंटे का चैप्टर है, 40 मिनट का चैप्टर है। तो 40 मिनट में जब मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों नहीं, उसमें भी आप प्रायोरिटी थोड़ी सी इसको दे देना, तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पक्का बन ही जाएगा। अभी अपने सारे रिवाइज भी कर लेंगे टॉपिक्स, और सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि किस तरीके के आए हैं। जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी करवाती हूँ, इसीलिए इनको हम कहते हैं एफएटी, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग सीरीज चल रही है। जो मतलब अगर आप सिर्फ इसको कर लेते हो ना, पहले आपने बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ रखा, तो भी सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है। इसलिए आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे बायोलॉजी में, 300+ स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में, अगर ये शिद्दत से किया तो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास गुड न्यूज है, सिर्फ 2025 के एस्पिरेंट के लिए नहीं, हम 2026 2027 के एस्पिरेंट का भी ध्यान पूरा रख रहे हैं। हमने ऑलरेडी आपके लिए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, आप यहाँ पर आकर रेजिडेंशियल में हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। सभी टीचर्स के साथ जिनकी वीडियो आप इस चैनल पर देखते हो, आप उनके साथ यहाँ पर आकर लाइव तैयारी कर सकते हो। आप हमारे साथ रहोगे एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में, सेलफोन्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। डेडिकेटेड टीम है, 24 घंटे आपके लिए काम करती है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, और सब आपको लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपको पर्सनली किस तरीके की गाइडेंस की जरूरत है, किस डायरेक्शन में काम करना है, आपको हाथ पकड़ के सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होके मल्टीपल रिविजन और मल्टीपल फुल सिलेबस प्रैक्टिसेस आपको मिलते हैं। हमारे यहाँ कैंपस में ऑलरेडी पार्ट टेस्ट हो चुके हैं, अब हम फुल सिलेबस पे चल रहे हैं, और फिर भी तीसरी बार रिवीजन करवाया जा रहा है सभी बच्चों को। तो ये सारी चीजें अगर आपको भी अवेल करनी है तो आपको जाना होगा anandmoney.in पे। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कैटेगरीज दिखेंगी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, विच इज नीट यूजी, उसको जाकर आप कर देना सेव। तो बहुत सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने एक कोर्स यहाँ पे ओपन कर रखा था, बट आपको आपके सारे बैचेस दिखाई देंगे। अब आप जिस चीज के लिए भी एस्पायर कर रहे हैं, आप ड्रॉपर बैच चाहते हैं, 1 ईयर क्लासरूम चाहते हैं, 2 ईयर क्लासरूम चाहते हैं, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक कर अपनी एक सीट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आने से रिलेटेड अगर दिमाग में कुछ भी शंका है कि कैसे आएंगे, कहाँ है कैंपस, एड्रेस क्या है, रूम्स की फैसिलिटी कैसी है, तो एक नंबर आपके लिए दे रखा है 9007002666। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, 9007002666, कॉल करो, आओ यहाँ पे कैंपस विजिट करो, और हमारे साथ 2026-2027 की जर्नी तय करो, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिले। चलो, तो 2025 वाले बच्चों को वापस लाते हुए और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट से 10 ईयर पीवाईक्यू रिवाइज करते हैं। पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, जहां आरसीएच की बात की हुई है कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कैसे हम बेटर फैसिलिटीज ला रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसको कंट्रोल करना था, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड। तो इससे क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, क्वेश्चन 2023 में से आया है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए, असर्शन रीजन आपको यहाँ पर बताना है। तो एमनियोसेंटेसिस के बारे में लिखा हुआ है ना, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो एमनियोसेंटेसिस पे आ रहा है, वो तो एमटीपी में दोबारा लिखा हुआ है, तो देखा जाए आपने वो भी पढ़ा होता तो आप इसको कर लेते। एमनियोसेंटेसिस क्या है? स्पेशल टेक्निक है, आप एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हो एम्ब्रियो से, और आप उसकी क्रोमोसोमल स्टडी करते हो, तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चल जाता है वहां पे, ठीक है। तो लेकिन इसका यूज लोग क्या मिसयूज क्या कर रहे हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं इससे। तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की? बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। एमनियोसेंटेसिस पे जो बैन लगाया गया है, क्या उससे जो बढ़ता हुआ फीमेल फीटिसाइड था, इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड पे चेक लगा पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि बढ़े ना, कंट्रोल कर पा रहे हैं? जी हाँ, हमने बैन करके तो इस चीज का फायदा उठाया। बहुत सही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत है बेटा, है ना। आप एमनियोसेंटेसिस को यूज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करो कि मेल होगा या फीमेल,
है ना, लड़का पैदा हो रहा है या लड़की, कभी भी RCH प्रोग्राम ये नहीं कहेंगे। वो तो चाहते थे कि फीमेल फीटिसाइड बंद हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वो बैन कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस पे, क्योंकि वो चेक रखना चाहते हैं बढ़ते हुए फीमेल फीटिसाइड पे। ये एकदम सही लिखा हुआ है। इंग्लिश आधी बच्चे नहीं समझ पाते तो गलती कर देते हैं, तो प्लीज उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने पास रखा करो, और अपनी लैंग्वेज में फॉर्म भरना कि आपको उसी लैंग्वेज में पेपर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या होगा कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मुझे इनकरेक्ट बताना है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 12 हफ्ते हो जाएंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हो। इससे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है। देखो यूज तो नहीं करना चाहिए पर यूज किया जाता है। हमें इनकरेक्ट बताना है ना, वो क्लेफ्ट पैलेट होगा। ये जो आपके पास है जेनेटिक डिसऑर्डर है, एमनियोसेंटेसिस से पता चल जाएगा। क्लेफ्ट पैलेट के लिए एमनियोसेंटेसिस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकल डिसफॉर्मिटी है, वो अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाती है, उसके लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं करवाना। तो वहां पर ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा, और आंसर आपके पास क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पिछले 10 सालों में तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, और दोनों ही देखा जाए तो एमनियोसेंटेसिस पे थे। तो पहले टॉपिक से कुछ पढ़ना तो क्या पढ़ के जाना, एमनियोसेंटेसिस, एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का बस। अगला क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, है ना। अब देखो 2024 में क्वेश्चन आया था और आईयूडी पे आया था। मैंने कहा आपको आईयूडी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। 3 आईयूडी बता रखे हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर वाला और हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर वाले में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो पहले तो मैं इसको मैच कर दूं, तो बी का 1 मेरे पास 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर नॉन मेडिकेटेड में तो एक ही आता है, लिपीज लूप, ए का 3, ये मेरे पास 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में यहाँ पे हटा दूंगी। और हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 और प्रोजेस्टास्टर्ट, तो यहाँ पर LNG20 है, सी का 4 है, सी का 4 इस ऑप्शन में मुझे दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस में क्या होता है, या तो प्रोजेस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्ट्रोजेंस और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। इतनी सिंपल चीज आपसे पूछी गई थी, आंसर हो जाएगा बी। सारे आईयूडी आपने इसी बहाने रिवाइज भी कर लिए। या फिर क्वेश्चन आता है आईयूडी का काम क्या है, तो वो फेगोसाइटोसिस कर रहा है स्पर्म का, वो मैच करना होता है, ठीक है। फिर देखो 2024 में एक और क्वेश्चन आया था, और इसी बर्थ कंट्रोल से आया था, तो जरूरी तो है ना। और आप देखो एनसीईआरटी का 1.5 पेज है, 1.5 पेज है ये, और अगर आप इसको चिंटू नोट से करते हैं, मैं आपको चिंटू नोट्स भी लगे हाथ दिखा देती हूँ, शर्माना कैसा, आपको हम चिंटू नोट्स भी लगे हाथ दिखा देते हैं, आप वो भी ले सकते हो, बिल्कुल हमारे साथ पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि सर प्रतिज्ञा बैच में उसी से आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो वहां तो ये और भी छोटा टॉपिक हो जाता है, मतलब अगर आप सारे कंट्रोल्स की बात करें, सारे कंट्रोल्स की बात करें, तो उनको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से 2 में बांट दिया है। एक नेचुरल हो जाता है आपके पास, और कुछ आर्टिफिशियल्स हो जाते हैं। तो नेचुरल वाले पहले तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर। फिर आर्टिफिशियल में एक में पूरा बैरियर आ गया, बैरियर सारे एक्सप्लेन कर दिए, आईयूडी सारे एक साथ एक्सप्लेन कर दिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, बढ़िया हेडलाइंस बना के सारी चीजें रखी हैं यहाँ पे, ताकि आप यूं फटाफट से सारी चीजें रिवाइज कर लो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 2024 का। इसमें से कौन सा एक नेचुरल मेथड नहीं है, अभी मैंने आपको बताया, आप पूरे और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको 2 में डिवाइड कर सकते हो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में 3 आते हैं, एक तो आता है कोइटस इंटरप्टस, है ना, कोइटस इंटरप्टस। एक आता है विथड्रॉअल मेथड, जो कि कोइटस इंटरप्टस ही है। दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यहाँ लिखा हुआ है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, वो भी लिखा हुआ है। ये जो वॉल्ट है, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स, है ना, डायोफ्राम, ये बैरियर मेथड्स में आते हैं, ये बैरियर्स मेथड में आते हैं। और ये जो हैं ये आर्टिफिशियल में आ जाएंगे फिर अपने आप आपके पास, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड नहीं है। नेचुरल मेथड में जब मदर लैक्टेशन कर रही है उस दौरान उसमें ओव्यूलेशन नहीं है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम है, तो वो अपने आप कॉन्ट्रासेप्शन की तरह बिहेव करेगा। कोइटस इंटरप्टस में यू पुल बैक द पीनिस इंसेमिनेशन से पहले। एंड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में आप फर्टाइल पीरियड का ध्यान रखते हो, क्योंकि पीरियोडिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही है, तो जो फर्टाइल पीरियड है बस उस दौरान, उस 4 दिन जब ओव्यूलेशन होने के चांसेस बहुत हाई हैं, यू कैन अवॉइड कोइटस, तो उससे आप फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस को नील कर पाओगे। तो ये चीजें हैं। और जो नेचुरल नहीं है वो है वॉल्ट, वॉल्ट फीमेल जनरली यूज करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो 2023 में आया था, यहां पर भी क्वेश्चन देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये तो सर्जिकल मेथड है बेटा, परमानेंट इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। 2 ऑप्शंस आ गए आपके पास। कोइटस इंटरप्टस आपने अभी देखा, ये नेचुरल मेथड है, तो बी का 4, बाकी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, आंसर आ गया। सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स और डायफ्राम्स, ये क्या होते हैं, ये बैरियर मेथड होते हैं। और सहेली पिल है, तो वो ओरल मेथड के अंदर आती है, पर वो एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है ना, सी। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही चीज हो गई,
वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, बैरियर्स की अगर मैं बात करूं, वॉल्ट बहुत रिपीटेड है, 2021 में आया था, 24 में फिर से रिपीट हुआ था। तो वॉल्ट्स क्या है, वो बैरियर मेथड में आपके पास आ जाता है ना। एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, जी हाँ, इसके अंदर आप एंट्री ही नहीं होने दे रहे क्योंकि सर्विक्स में आप इंसर्ट कर दे रहे हो वॉल्ट्स को। आईयूडीज जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, जहां आईयूडीओ वहां फेगोसाइटोसिस ढूंढो। पहली बात, ए का 1 है वो एक ही ऑप्शन में है, उतने में ही आंसर आ गया था, उतने में ही आंसर आ गया था। तो वॉल्ट बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। आईयूडी फेगोसाइटोसिस करता है। वेसिक्टोमी में वैस डिफरेंस को रिमूव किया जाता है, ट्यूबिक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। तो 2 और 4 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी। इतने सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं को बार बार रिवाइज कर लो तो भी काम चल जाएगा। 2019 की बात करती हूँ, तो इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हॉर्मोन्स का रोल आएगा, ढूंढना। हॉर्मोन्स का रोल होता है पिल्स में, ठीक है, हॉर्मोन्स का रोल होता है पिल्स में, जो ओरल पिल्स आप खा रहे हो। इंजेक्शंस में, जो इंजेक्शंस लगते हैं उसमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है। इम्प्लांट्स में, जो स्किन के नीचे लगाए जाते हैं इम्प्लांट्स, उनमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो ली जाती हैं उनमें भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही होता है। और एक आपके पास आईयूडी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो उस आईयूडी में भी हार्मोन का लेना देना है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है कि उस आईयूडी में भी लेना देना है। अब ढूंढो, पिल्स तो हो जाएगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो जाएगा, पर बैरियर, बैरियर में तो आपने गेट बंद कर दिया ना सर्विक्स का, कि स्पर्म की एंट्री ना हो, कोई हार्मोन नहीं है उसमें। लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी हार्मोन है, क्योंकि जब लैक्टेशन है, प्रोलैक्टिन हाई है, गोनाडोट्रोपिन कम है, ओव्यूलेशन हो नहीं रहा, ओवम है नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। खेल तो हार्मोन का था, तो ये तो हार्मोन है। पिल भी हार्मोन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हार्मोन है, ये सही है। बैरियर जो है उसमें कोई हार्मोन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कॉपर टी में कॉपर है, कोई हार्मोन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, बी। आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मैंने कहा था ना रिपीट होता है, तो आईयूडी बहुत रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट दी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। फिर से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हमसे पूछ रहे हैं, तो जिसमें कौन कौन आता है, LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट, थोड़ी देर पहले ही हमने रिवाइज किया था। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। तो आईयूडी बहुत रिपीट हो रहा है, आपको खुद देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, फिर से आईयूडी पे क्वेश्चन आया। बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, आईयूडी ढंग से पढ़ के जाना, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है। आईयूडी को एक बार अगर इंसर्ट कर दिया तो कभी रिप्लेस नहीं करना पड़ता, ये तो गलत है, करना पड़ता है, टाइम पीरियड लंबा है पर करना पड़ता है। दे आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, कभी नहीं, आपको एक नर्स, एक प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। इससे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स यूट्रस में बढ़ता है, जी हाँ। ये गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करता है, मतलब ये यूट्रस को होस्टाइल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस कर देगा, पर गैमेटोजेनेसिस रोके ऐसा ये नहीं कर पाएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली है ना, तो वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है यूट्रस में, जिसकी वजह से एग्स इम्प्लांटेशन नहीं कर पाते, सही बात है। ये ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, बेटा नॉन हार्मोनल पिल है तो ईस्ट्रोजन ये नहीं बढ़ा पाएगी। क्या ये एक आईयूडी है, नहीं, ये एक पिल है, ऑरल पिल है। ये पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नहीं, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, सहेली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं आती, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप करी थी सहेली, है ना। तो वो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, फेगोसाइटोसिस करना बेटा, मेजरली तो उसका काम ये है। गैमेटोजेनेसिस ये नहीं रोकेगा आईयूडी, पहले हम देख चुके हैं। दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ओके। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, दिस सप्रेस, अब कॉपर रिलीजिंग है, वो हार्मोन के साथ तो छेड़खानी कर नहीं रहा कि वो ओव्यूलेशन रोके। दिस सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये हुई ना सही बात, कि आप उसी का फेगोसाइटोसिस कर दो या उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, उसकी मोटिलिटी को आप हार्म कर दो। आंसर हो जाएगा डी, ये सबसे बेस्ट है। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती है वो जनरली यूट्रस को अनसूटेबल करती है इम्प्लांटेशन के लिए, पर ये तो मोटिलिटी रोकते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में मोटिलिटी रुकेगी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो 3 से 4 बार तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी रिपीट हो गया, इसका मतलब वो तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 है हमारे पास, LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट, यहाँ पर LNG20 लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए। मतलब आप पुराना से पुराना क्वेश्चन भी देख लो तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी रिपीट हो रहा है। फिर से कह रहे हैं इनकरेक्ट बताना है वेसेक्टोमी के बारे में। वेसेक्टोमी में वैस डिफरेंस आपने कर दिया कट, ठीक है। तो अब सेमिनल फ्लूइड तो बना, वो तो सिक्रीशन हो रहा है सेमिनल वेसिकल से, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। नो स्पर्म इन एपिडिडाइमिस, क्योंकि रेटिटेस्टिस से निकलेगा ना स्पर्म, फिर वो वासा फ्रेंचिया एपिडिडाइमिस नहीं आएगा स्पर्म, क्योंकि आपने सॉरी, अच्छा यहाँ पर बोल रहे हैं एपिडिडाइमिस है ना, तो पहले रेटिटेस्टिस, फिर वासा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। और आप वेसेक्टोमी में कट किसको करते हो, वास डिफरेंस को कट करते हो, है ना। तो एपिडिडाइमिस तक तो स्पर्म आएंगे, फिर वो वास डिफरेंस में जाके रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये गलत हो जाएगा।
वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई करते हो, सही बात है। एक बार कर दिया तो कर दिया, वापस रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब ये इररिवर्सिबल है, सही बात है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना बेटा, तो इनकरेक्ट होगा बी। इसीलिए आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, पहले रेटिटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास्ट डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव पे हैं पिछले 10 साल में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो कॉन्ट्रासेप्टिव से ही आते हैं, जिसमें आईओडी को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। अब आपको बताना है इसमें से किस में डिफाइंड एक्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, दे प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, वो ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। तो ये एक्चुअली लिखा तो पिल्स के बारे में जाता है कि ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, पर हाँ फर्टिलाइजेशन को तो ये रोक ही रहा है ना, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी खत्म कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन बात यह है कि दे रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये काम बैरियर का होता है। हम फिर भी बाकी ऑप्शन रीड कर लेते हैं। वैसेक्टोमी ने स्पर्मेटोजेनेसिस को होने नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बना, स्पर्म आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना, तो ये गलत है। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, सही बात है, क्योंकि आपने स्पर्म को अंदर ही नहीं जाने दिया। आईयूडीज फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म का, उसकी मोटिलिटी, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रोकते हैं, सही बात है। अच्छा, यहाँ आईयूडी थोड़ी लिखा है, कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लिखा है तो इसमें तो पिल विल सब आ जाएगी ना, तो ओव्यूलेशन भी रुकेगा, फर्टिलाइजेशन भी रुकेगा। और अगर मैं इसमें हार्मोनल आईयूडी को लूं तो दे विल प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा है क्या इनकरेक्ट है, और ये तो मुझे साफ साफ इनकरेक्ट पता चल रहा है ना। वैसे टॉमी ने कभी स्पर्मेटोजेनेसिस को रोका ही नहीं, उसने बस वास्ट डिफरेंस को कट किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। नीट में एक ट्रिक बताती हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, मतलब टॉपर है वो यहाँ पे, अभी किसी रीजन से घर गए हुए हैं, तो उनका मेरे पास कॉल आया और एक क्वेश्चन था कि मैं आप लोगों से अभी पूछ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाएगा, बट मैं आप लोगों से अभी पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया कि ना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 3 क्लीवेज हो गए हैं आपके एम्ब्रियो के, ठीक है, आपके एम्ब्रियो के, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आपके एम्ब्रियो के 3 क्लीवेज हो गए हैं, तो वो कितना सेल है, कितना सेल स्टेज पर आ चुका होगा। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है, 3 टाइम क्लीवेज हुए हैं। अगर ये मान लेते हैं जाइगोट था, पहला क्लीवेज हुआ होगा तो 2 सेल बने होंगे, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही बनता है। दूसरा क्लीवेज जब हुआ होगा तो 4 बन गए होंगे, और तीसरा क्लीवेज जब हुआ होगा तो 8 बन गए होंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा 3 क्लीवेज तो मैं बोलूंगी 8 सेल, और 8 सेल ही आंसर था। अब वो टॉपर बच्चा मुझे कह रहा है कि नहीं मैम 16 होगा। 16 क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना एम्ब्रियो लिखा हुआ है, ठीक है, और ये तो जाइगोट होता है, जो सबसे पहला क्लीवेज होता है वो तो जाइगोट करता है, फिर जब वो पहला क्लीवेज कर लेता है तब उसे एम्ब्रियो कहना शुरू करते हैं। जबकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से थी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्लीवेज हुए हैं, तो कितना क्लीवेज के थ्रू आपका एम्ब्रियो गया होगा कि जब 3 क्लीवेज खत्म हो जाएंगे। तो उसने इतना दिमाग लगा लिया कि पहले वाला तो जाइगोट है, वो तो क्लीवेज है नहीं, तो उसको तो गिन ही नहीं सकते, तो उसने इसके बाद से गिनना शुरू किया, 1 2 एक और गिन दिया, और 16 उसने आंसर मार्क कर दिया, और वो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ वो कह ही नहीं रहा था क्वेश्चन कि हाँ पहले आप एम्ब्रियो लो फिर काउंट करो, क्योंकि आपको पता है इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। वो बस ये जानना चाहता था कि आपको पता है या नहीं पता है कि हर क्लीवेज में इंटू 2 करना होता है, बस। तो नीट के एग्जाम में बेटा मैंने इतने पेपर्स बनाए, मैं इतने साल से ही काम कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल में हर हफ्ते टेस्ट होता है, इतना टेस्ट और कोई कैंपस नहीं लेता, ठीक है। तो मैंने इस साल इतने पेपर बनाए, इतने पेपर बनाए, मैंने मल्टीपल रिसोर्सेस यूज करे, मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा है, ताकि मैं एक बढ़िया पेपर हमारे बच्चों के लिए बना सकूं। तो जब जब मैंने ज्यादा दिमाग लगाया है, अपना दिमाग, क्योंकि हम लोग तो मास्टर्स किए हुए हैं तो हमें वैसा फैक्ट पता है, हर बार आंसर गलत होता है, हर बार। और मैं आपको एकदम खुला बता रही हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे आपको बेस्ट तरीका बताना है जिससे आपका नेगेटिव ना हो। आप दिमाग लगाना फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहां वो शायद आपको ऐसे घुमा रहा होगा। नीट के खास कर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में जहां जहां ज्यादा दिमाग लगाओगे वहां गलती करोगे। वो आपको घुमाएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में घुमाएगा, लेकिन वो आपसे कभी महारथी क्वेश्चन नहीं पूछता। खास कर एनटीए का पीवाईक्यू का पैटर्न देखे तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो बस ये जानना चाहता है कि क्या इसको 32 चैप्टर याद है या नहीं है। उसको देखना है कि अगर मैंने उस लाइन से क्वेश्चन पूछा है तो ये ढूंढ पा रहा है या नहीं ढूंढ पा रहा। ऐसा एम्ब्रियो जाइगोट वाला घुमाए वो नहीं करता आपके साथ, तो बस ये देख रहा है कि आपको याद कितना है और आप उस याद को अप्लाई कितना कर पा रहे हो। अगर इतना ही हाई लेवल वो बनाता तो वो ओलंपियाड होता। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, एकदम सीधी बात बता रही हूँ। दूसरा, अगर इतना ही वो वर्ड ट्विस्ट के साथ खेलता है ना तो वो असर्शन रीजन में खेलता है, कभी न्यूमेरिकल में नहीं खेलता आपके साथ। ये कुछ कुछ मेरे ज्ञान की बातें जो मैंने ऑब्जर्व करी है एनटीए के पेपर्स में, अगर आप याद रखोगे तो भला तो होगा आपका, क्योंकि बहुत लंबी ऑब्जर्वेशन से मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और खुद नोटिस कर लेना जब जब टेस्ट पेपर में, खास करके मैं टॉपर्स के लिए बात करूँ, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ा होता है। जब ज्यादा दिमाग लगाओगे बायो में नेगेटिव करके आओगे, मत लगाना ज्यादा दिमाग, सीधा एनसीईआरटी बेस्ड आंसर को सॉल्व करके आना। हाँ तुम्हें फैक्ट पता है तो अलग बात है, क्योंकि इस साल से चैलेंज होने लग जाएगा ऑफ कोर्स, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनसे क्वेश्चन आता है, 2023 में आया हुआ है।
क्वेश्चन क्या था, आपको कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बतानी है जो कि कंप्लीटली क्यूरेबल है। तो आपको पता है ट्रिपल एच क्यूरेबल नहीं होता, जिसमें HIV, हर्पीज और हेपेटाइटिस 3 H हैं, ये क्यूरेबल नहीं होते, मेजरली वायरस डिसीजेस नहीं होती। तो गोनोरिया हो जाएगा क्योंकि वो तो बैक्टीरिया से हो रहा है, नीसीरिया गोनोरिया। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, 2021 में आया था। आपको बताना है वेनेरल डिसीज। आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ही वेनेरल डिसीजेस भी कहते हैं। तो जो वेनेरल डिसीजेस हैं, वीडीज हैं, वो स्टेराइल नीडल से स्प्रेड होगी? नहीं, इन्फेक्शन वाली नीडल से स्प्रेड होगी, स्टेराइल से तो नहीं, स्टेराइल तो साफ है ना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ, इससे स्प्रेड हो जाएगी। मदर से फीटस में भी स्प्रेड हो जाती है। और किसिंग भी लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस भी लिखा हुआ है। अब वेनेरल डिसीजेस इनहेरिट होती हैं या नहीं होती हैं? देखो, अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करते हो तो एनसीईआरटी सीधा सीधा लिखते हैं कि मदर से फीटस में हो जाएगा। इन्फेक्शियस ब्लड इन्फेक्शियस नीडल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इन्फेक्शियस ब्लड के थ्रू होता है, इन्फेक्शियस नीडल्स के थ्रू होता है, मदर टू फीटस होता है। तो ये तीनों चीजें आती हैं। इनहेरिटेंस में नहीं जाएगा, वो जेनेटिक डिसऑर्डर ही जाएगा, वेनेरल डिसऑर्डर नहीं जाएगा। और सिर्फ किसिंग से भी नहीं होगा। अब देखो, आप बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये भी तो सेक्सुअल फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन है, तो इसके ना नियम होते हैं कुछ कुछ कि कितने सेकंड का ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, कितने ml का ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, तो जाकर ये इन्फेक्शन होगा, है ना। डायरेक्टली तो देखो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के थ्रू या फ्लूइड के ट्रांसमिशन से हो जाता है, पर यहाँ कोई पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं ना, सिर्फ किसिंग लिख के क्या हो जाएगा। ये मुझे याद है जब मैं अनअकैडमी में लेक्चर्स लेती होती थी, मतलब ऑफलाइन सेंटर्स पे, तो बच्चे मुझसे पूछने भी आए थे कि मैम इसमें तो बताया नहीं है। बच्चों को बड़ा मजा आ रहा होता है कि मैम इसमें तो बताया नहीं है कि कौन सी तरीके की किसिंग है, व्हाट इफ इट इज फ्रेंच किसिंग, बना दिया था पूरा उन्होंने अच्छा खासा उसको। बट अगेन, खास करके तब तो एकदम ही एनसीईआरटी फोकस्ड होता ना, तो एनसीईआरटी ने 3 ही चीजें लिख रखी थी, उसमें से 2 चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही थी, एक ब्लड वाली, एक मदर टू फीटस वाली। आंसर हो जाएगा डी। और इसका भी पूरा नियम होता है बेटा, ऐसे कोई ऐसे किसिंग तो फिर चीक किस भी हो सकती है, उससे थोड़ी हो जाएगा आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो यू हैव टू सी दी ऑप्शंस, है ना, एकदम भटकना नहीं है राह से, फोकस करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट दी ऑप्शन जिसमें सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आ रही हो। 2020 में आया था। गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, जेनाइटल हर्पीज भी है, तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। फाइलेरियासिस जो होती है वो इसे एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, ब्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी से होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो रही है, मच्छर का काटना, मच्छर वेक्टर है, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर नहीं है। कैंसर भी आपको पता है म्यूटेशन से मेजरली हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर नहीं है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो ट्रिपल एच ढूंढो। हर्पीज यहाँ पर है, HIV नहीं है और हेपेटाइटिस बी भी नहीं है। एक H दे रखा है विच इज हर्पीज, तो वही हमारा आंसर है। जब बोले कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है तो ट्रिपल एच ढूंढो। 2 बार रिपीट हो गया मतलब आ सकता है। ट्रिपल एच क्या क्या है, मेरे साथ याद करो, HIV है, हर्पीज है और हेपेटाइटिस बी है। याद रहेगा, रखना ही पड़ेगा, 2 बार आ रहा है, आ चुका है, मतलब आने का चांस है, ठीक है। एटलीस्ट इस वीडियो के तो सारी चीजें याद रखो बेटा। 2017 का क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मैच करनी है अपने कॉजेटिव एजेंट के साथ। गोनोरिया जो है, गोनोरिया निसेरिया की वजह से हो रहा है। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनिमा की वजह से हो रहा है। जेनाइटल वार्ड्स जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है। और एड्स HIV की वजह से हो रहा है। तो 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन डी। अब जिसके दिमाग में आ रहा है कि मैम ये तो हम नहीं पढ़ते, ये तो हमको नहीं आता, या ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए हमने ऐसी चीजें जो PYQ में रिपीट हुई हैं, खास करके लास्ट 10 सालों में, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन है, हमने हमारी बायोलॉजी इन 30 डेज में भी ऐड करी है, हमने हमारे चिंटू नोट्स में भी ऐड करा है। मैंने पूरा एक टेबल बना रखा है चिंटू नोट्स में। अब पूछोगे चिंटू नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो मिलेंगे t.me/anandmani001। बहुत बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं, ये है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और उसमें आपको चिंटू नोट्स पे मिलेंगे। उसमें हमने बढ़िया बढ़िया टेबल डलवा रखे हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, वायरस से होने वाली डिसीज, कैटेगरी बना के जितनी PYQ में रिपीट हुई है उतनी, 2-3 तो आप यही याद कर लो। गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है निसीरिया, गोनोरिया निसेरिया। सिफिलिस जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम है ट्रेपोनिमा पेलाइडम। जेनाइटल वार्ड्स वायरस की वजह से हो रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और एड्स तो आपको पता ही है, HIV। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, तो ट्राइकोमोनियासिस हो रहा है, एनसेफेलाइटिस आ रहा है, सिफिलिस आ रहा है और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। एड्स तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, HIV की वजह से हो रही है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ट्रेपोनिमा पेलाइडम की वजह से हो रही है। जो एनसेफेलाइटिस है उसे ही फाइलेरियासिस कहते हैं, जिसमें हाथी पाम जिसको कहते हो, लिम्फ वेसल्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये है, ये एक एस्कैरिस की वजह से होती है जिसका नाम है व्यूकेरिया
बैनक्रॉफ्टाई, जो बहुत तरीकों से अपने होस्ट में जा सकती है और उसमें ये डिसीज करती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर ये नहीं है। ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोना की वजह से हो रहा है, ट्राइकोमोनास की वजह से हो रहा है, और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एनसीईआरटी लिखती भी है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो आ रहा है इनफर्टिलिटी पे। तो जो तीसरा टॉपिक आपको करना था वो इनफर्टिलिटी था, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सी टेक्निक में आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हो, है ना, उन फीमेल्स को असिस्ट करने के लिए जो कंसीव नहीं कर सकते। अब याद रखना, आप ट्रांसफर एम्ब्रियो को कर रहे हो, गैमेट को नहीं। तो जहां ये जीआईएफटी दिख रहा है ना, उन्हें तो आप पहले ही हटा दो, क्योंकि ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नहीं है। आप जाइगोट, आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो। अब जो जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है वो दोनों वे से किया जा सकता है, ZIFT और IUT। अगर वो अर्ली स्टेज है, 8 ब्लास्टोमियर्स ही हैं, तो आप फेलोपियन ट्यूब में भेज सकते हो बाय ZIFT। लेकिन वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का एम्ब्रियो है, तो आप उसे सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करोगे बाय IUD। तो आंसर आपके पास हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्ब्रियोज विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, अगर वो ज्यादा है 16 ब्लास्टोमियर से, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान आपने बनाया है, तब आप उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि टेक्निकली 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होने का मतलब आप डेफिनेटली जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में एंटर कर जाता है। तो अगर आप ये चीज आर्टिफिशियली भी कर रहे हो तो आप कहाँ इंट्रोड्यूस करोगे, यूट्रस में इंट्रोड्यूस करोगे। तो देखो, मेजरली क्वेश्चन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से ही आ रहा है, और वो क्या कहता है कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, तो आप एग और स्पर्म को लो, बायोलॉजिकल मदर फादर से ले सकते हो, आप किसी और से भी ले सकते हो, आप उन्हें टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन करवाओ, फर्टिलाइजेशन करवाओ, जाइगोट बनाओ, जाइगोट को थोड़ा क्लीवेज होने दो। अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो फिर आप फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, फिर वो अपने आप क्लीवेज होता होता यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन कर लेगा। अगर वो 8 से ज्यादा है तो आप उसको सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करो बाय IUT। एक बात मैं आपको बताऊंगी, IUT और IUI ध्यान से रीड करना। IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, वो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, और IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है, जिसमें आप जाइगोट को ट्रांसफर करते हो यूट्रस में। IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, जिसमें स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो अलग अलग बात है। 2015 का क्वेश्चन देखो, एक चाइल्डलेस कपल है जिनके बच्चा नहीं हो रहा था, आप उनकी हेल्प कर रहे हो ART से, आप एक टेक्निक यूज कर रहे हो जिसका नाम है गिफ्ट। इसकी फुल फॉर्म बताओ, गिफ्ट क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कि अगर वो खुद से गैमेट नहीं बना पा रही है तो आप उसे एक हेल्दी ओवम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करके दे सकते हो, और बाद में तो देखो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, राइट। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लास्ट 10 साल में आपसे पूछे गए हैं। आपका चैप्टर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जाना है t.me/anandmani001 पे। बहुत बच्चे पूछते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ। अपना स्कोर मुझे जरूर बताना। आई होप आपको FAT समझ में आ गए होंगे कि या तो कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आएगा, या STD से आएगा, या ART से आएगा। ART से कम ही आपको देखने को मिले 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो STD को और कॉन्ट्रासेप्टिव को ज्यादा प्रायोरिटी, जिसमें IUD पक्का से याद करके जाना है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और ये सीरीज फॉलो कर लो बेटा, आंख बंद करके फॉलो कर लो। बहुत आप अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट यहीं से नोटिस कर लोगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, आराम से गारंटी देके बता रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। कुछ और कोई डाउट हो किसी भी सीरीज से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मार्क्स बताना, मैं सबके मार्क्स रीड करती हूँ, जो मुझे बताते हैं उनका तो ट्रैक भी मैं रखती हूँ। तो पढ़ते रहो, मार्क्स बताते रहो। अगले चैप्टर का वेट करो, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं फिर से आपसे मिलने वाली हूँ लास्ट 10 years PYQ के साथ। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।